हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एमपी हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023। इस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे ऐप से आप कर सकते हैं। इस एग्जाम के साथ साथ और कई एग्जाम्स हैं जो एमपी में रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जाम, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए भी है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए भी है, दोनों के लिए ही रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं और इसके रिगार्डिंग कंप्लीट कोर्स हम आपको अपने ऐप पर प्रोवाइड कर रहे हैं, अफेयर्स विद बिजनेस। आप हमारे ऐप से दोनों ही सब्जेक्ट, चाहे वो कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है, दोनों के लिए ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जिसपे अनलिमिटेड व्यूज है, कोई लिमिट नहीं है। आप उसे अपना सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने तक कितने भी बार देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी वो क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो सीए क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे जिससे आप रोज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सके और अपना बेहतर कर सके परफॉर्मेंस। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हैं और इनकी खास बात यह है कि आप इन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी फायदा है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी फायदा है। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन है, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर एमपी का टीचिंग एग्जाम है, उच्च माध्यमिक शिक्षक, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनलोड करना है अफेयर्स विद बिजनेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि हम टारगेट कर रहे हैं कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉमर्स में हमारे पास 20 यूनिट्स हैं और इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास 20 यूनिट्स हैं। इन सभी यूनिट्स के एमसीक्यूज हम आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर कवर करवा रहे हैं। डिफरेंट एजुकेटर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन टारगेट कर रहे हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, इसका सिलेबस कॉमर्स स्ट्रीम के लिए और स्ट्रीम के लिए, दोनों के लिए ये सेम है। टॉपिक्स है जिसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, डिस्पर्शन पढ़ते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, दोनों में ही कॉमन है। तो दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए हम आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगेन सेम चीज है, दो पार्ट्स में आपको इसके लेक्चर मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों में ही अराउंड 25 क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम 25 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट से आप अराउंड 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को हेल्प करेंगे। और क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन हमने बताया, उसका आंसर बताया, खत्म। हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आपको पता चले कि कैसे हम अपने ऐप पर आपको तैयारी करवाते हैं। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे ऐप के साथ जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। The specific statistical methods that can be used to summarize or describe a collection of data। देखिए, जब करते हैं तो आपको पता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। इट्स ऑल अबाउट डेटा, है ना। स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा है। अब डेटा भी होता बहुत सारा है, लेकिन उसमें से जो हमारे काम का होता है हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, है ना। अब आपके पास सब्जेक्ट्स तो इतने सारे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, लेकिन आप तो सिर्फ अपने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में फोकस करेंगे, है ना। तो वैसे ही डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन हमें उसकी जरूरत के ऊपर हम उसे यूज करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा।
अब ये जो डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव, आपकी इन्फ्रेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव जो सिर्फ और सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करती है, इन्फ्रेंशियल जो कोई कंक्लूजन निकालती है। जैसे आप सभी ने कभी ना कभी डीआई सॉल्व किया होगा, है ना, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें क्या होता है, पहले आपको एक टेबल दी रहती है जो कि आपको डेटा पूरा डिस्क्राइब करती है। देन उस टेबल के बेस पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। देन आप उसके बाद कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, अपने आंसर्स निकालते हैं। ये क्या है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो मेजरली दो ब्रांचेस हैं आपके स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड जिसे हम समराइज या फिर डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी डेटा को हमने कलेक्ट किया, उस डेटा को हम समराइज कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम इसको कौन सा मेथड कहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्राइब करते हैं, इन्फ्रेंशियल इसमें आप कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो कि क्या कर रहा है, डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है ना। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इन स्टैटिस्टिक्स डैश क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स data according to the time period in which items under consideration occurred। देखो, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसकी अलग अलग मेथड है। आप डेटा को ज्योग्राफिकली कलेक्ट करते हैं, मतलब लोकेशंस के बेस पर, डेमोग्राफिक कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट किया जाता है टाइम के बेस पर, क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है के बेस पर। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में जब आप डेटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की बात कर रहा है जिसमें जो चीज पहले हुई है उसे हम पहले कंसिडर करेंगे, है ना। जैसे कि अगर आपने किसी डेटा को सपोज कीजिए 8 अप्रैल को कलेक्ट किया है, तो इसको आप पहले अरेंज करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका डेटा अरेंज होगा। आपने डेट्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्या किया, अरेंज किया। जो चीज जैसे हुई उस स्थिति में आपने उसे अरेंज किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब टाइम के बेस पर आप डेटा को अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बहुत इजी है मैम, हमें तो मिल गया अपना आंसर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हुआ कि आपने एबीसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी। ज्योग्राफिकल क्या हुआ, ज्योग्राफिकल हुआ आपके लोकेशंस के बेस पे, एरिया के बेस पे। टोपोलॉजिकल बेसिकली कोई कलेक्शन करने के लिए क्लासिफिकेशन नहीं होता डेटा का, तो ये कोई तरीका नहीं है ना। तो यहाँ पे टाइम के बेस पे पूछा, तो टाइम के बेस पे क्या आएगा, क्रोनोलॉजिकल। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे ऐड किया है कि डेटा क्लासिफिकेशन के लिए ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। नॉयर, नो आई एम रियल, नो आई एम रियल, पहला होता है आपका नॉमिनल, दूसरा आता है आपका ऑर्डर, फिर आता है इंटरवल, फिर आता है रेशियो। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल जब सिर्फ और सिर्फ नाम के बेस पर आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं। ऑर्डर्स में आप रैंक देते हैं, इंटरवल्स में आप बनाते हैं एक रेंज, ठीक है, और रेशियो में आप देखते हैं प्रोपोर्शन, है ना। तो ये आती हैं आपकी स्किल्स ऑफ मेजरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्लासेस में मैंने ये चीजें करवाई हुई हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन बेहतर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
The dash process would be required to ensure that the data is complete as required. देखो, आप डेटा प्रोसेसिंग आपने पढ़ा होगा. डेटा में सबसे पहला स्टेप होता है उसे कलेक्ट करना, ठीक है. देन आप उसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, फिर आप उसे ऑर्डर पे लगाते हैं, ठीक है. फिर आप उसे टेबल के थ्रू मतलब एडिट करेंगे एंड देन अपनी टेबल के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कराएंगे और फाइनली जाके आप क्या करेंगे, अपने डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है. या फिर पहले भी कर सकते हैं एनालिसिस, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जहां पर आपको डेटा को देखकर लगे कि डेटा कंप्लीट है और डेटा जितना रिक्वायर्ड था उतना सफिशिएंट मेरे पास है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या हम टेबुलेशन करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, उसे एडिट करेंगे या उसे ऑर्डर पे लगाएंगे. देखो, टेबल तो तब बनेगी जब आपके पास कंप्लीट डेटा है. जितना डेटा आपको चाहिए, जिस अकॉर्डिंग चाहिए वो डेटा आपके पास है, आपने उसे टेबल में अरेंज कर दिया. एनालिसिस आप करेंगे लास्ट में, है ना, कि अब इस डेटा का मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है. ऑर्डरिंग क्या है, उस डेटा को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना. तो जब आपको डेटा को देखकर लगे कि ये डेटा बिल्कुल मेरा कंप्लीट है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, या कि एडिटिंग प्रोसेस है. आपने डेटा को एडिट किया. मैंने कहा ना हमारे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन क्या हम सारा डेटा यूज करते हैं, नहीं. हम सिर्फ वो डेटा यूज करते हैं जो कि हमारे काम का है, और हमारे काम का जो डेटा है तो उसको हम एडिट करेंगे, है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एडिटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. In dash type of classification, the data is grouped together according to some distinguished characteristic और attribute. अभी देखो क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको, क्या बताया था, एक टर्म से ही आपको आंसर मिल गया. मतलब क्वेश्चन भी हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलती कभी मत करना, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. ऐसा क्लासिफिकेशन जहाँ पे आप डेटा का एक ग्रुप बनाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उनकी क्वालिटीज के बेस पर, एट्रीब्यूट्स के बेस पर, जो रिलीजन के ऊपर बेस्ड हो सकती है, सेक्स के ऊपर बेस्ड हो सकती है, एज के ऊपर बेस्ड हो सकती है, नेशनल ओरिजिन के ऊपर बेस्ड हो सकती है. तो ये क्या है आपका, ये है आपका क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें आप एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं. क्वांटिटेटिव में आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. क्रोनोलॉजिकल में आप टाइम का इस्तेमाल करते हैं, है ना. क्वालिटेटिव में आपकी एट्रीब्यूट्स आते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. चलिए, वेरी गुड, आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, आप जब हमें हमारे ऐप पर ज्वाइन करेंगे वहां पर भी आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लेक्चर्स दिए जाएंगे, जहां पर आपको हर एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है. तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 5. Before any procedure for dash are established, एक पर्टिकुलर टर्म यहां पर आएगी, उसके प्रोसीजर करने से पहले the purpose and scope of the study must be clearly specified. क्या करने से पहले, डेटा एनालिसिस करने से पहले, टेबुलेशन करने से पहले, कलेक्शन करने से पहले या सिलेक्शन करने से पहले आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए. सपोज कीजिए मैं ये चेक करना चाहती हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं एमपी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है. तो मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बना रही हूँ कि मुझे देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपेयर हो रहे हैं, कि एमपी के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर अपेयर होंगे. अब इसका डेटा टारगेट जब मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, अपना डेटा कलेक्ट करूंगी. तो कभी भी हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि भाई इस पर्पस से मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, है ना. तो ऑब्जेक्टिव सेट होता है, पर्पस क्लियर होता है आपकी स्टडी का. तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन की प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस नहीं आएगा, टेबुलेशन नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन.
और आप सभी को पता है भाई डेटा कलेक्शन के दो मेथड्स हैं, क्या क्या, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी जब आप फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी जब आप ऑलरेडी पब्लिश डेटा को इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की मैंने एक इमेज ऐड करी है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन जिसमें आप सर्वेज करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, पोल्स, क्वेश्चनर बनाते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, और ये डेटा कौन सा है, कलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर कौन सा, देखो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स आ गई, सेल्स आ गया, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन आ गई, या यहाँ पर आप बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, आप जो है जर्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, मैगजीन्स का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an investigator uses the data which has already been collected by others, ऐसा डेटा जिसे ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट कर लिया है तो उसे क्या कहते हैं, हम सभी को पता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज फॉर फर्स्ट टाइम, सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड, ठीक है। और कलेक्टेड डेटा, प्रोसेस डेटा, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। In statistic, dash classification groups the data according to locational differences. अब देखो लोकेशन के बेस पे तो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, और इतने ही इजी और अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जब लोकेशनल डिफरेंसेस की बात करते हैं, मतलब देखो एक एरिया हो गया आपका मुंबई, आपने डेटा कलेक्ट किया, एक आपने दिल्ली का डेटा कलेक्ट किया, एक आपने पंजाब का डेटा कलेक्ट कर लिया, एक आपने उत्तराखंड का डेटा कलेक्ट कर लिया, तो ये आपने लोकेशंस के बेस पे डेटा को अलग अलग क्लासिफाई करा, है ना। तो ये किसके बेस पे होता है, ये होता है आपका ज्योग्राफिकल के बेस पर, ठीक है, ज्योग्राफिक एरिया के बेस पे, कौन कहाँ रहता है उसके बेस पे, एरिया के बेस पे आपने डेटा को सिंपली क्लासिफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, dash means separating items according to similar characteristics and grouping them into various classes। देखो किसका मतलब होता है कि आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अपने डेटा को ग्रुप बनाकर अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो जब आप बात करते हैं टेबुलेशन, तो टेबुलेशन का मतलब क्या है, डेटा को ऐसे टेबल में प्रेजेंट करना, करते हैं ना ऐसे, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है एंड यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, ये क्या हो गया, टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। एडिटिंग, भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर वाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे ए और बी लेना चाहिए, डेटा को एडिट कर दिया, जो जरूरत थी वो ले लिया, जो जरूरत नहीं थी वो हटा दिया। सेपरेशन, डेटा को छटनी करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप डेटा को होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन अभी आपने पढ़ा जो कि ज्योग्राफिकल होता है ना, और आपका क्रोनोलॉजिकल होता है, ठीक है, आपका डेमोग्राफिक भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन है। आप डेटा क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन। देखो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एडिट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, बहुत सारी चीजें, और ये सारी की सारी चीजें मैंने क्लासेस में आप सभी को करवाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, that dash is one which is collected by the investigator himself for the purpose of specific inquiry or study। dash is one which is collected by the investigator himself investigator ने खुद से जाकर डेटा कलेक्ट किया, उसने क्वेश्चनर बनाया, उसने स्केड्यूल बनाया और उसने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है। तो जब डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा। तब मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इज, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो आपकी लोअर लिमिट है
और जो आपकी अपर लिमिट है इसके बीच का डिफरेंस, ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब एक तरह से आपको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना ये क्लास इंटरवल ऐसा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है दैट इज 0 और अपर लिमिट है दैट इज 10, इसके बीच का डिफरेंस जो कि यहाँ पे क्या है 10, सब में क्या है डिफरेंस 10 है ना। ये क्या है आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इज प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का प्रोडक्ट बनेगा, नो। सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करना है, नहीं, हमें तो लेना है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the classes in which the lower limit or the upper limit is not specified are known as। देखो आप सभी ने टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ी होगी, बेसिकली 3 आते हैं इसमें टाइप, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज लाइक 1 2 3 नॉर्मल, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूस सीरीज जिसमें इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग टाइप है, जैसे ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड कैसे होती है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 10 15, मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20, मोर देन 10, तो यहां पर पता ही नहीं है इसका एंड कहां पर है, तो ये ओपन एंडेड सीरीज है। क्लोज एंडेड जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवाई, जिसमें आपके एंड्स क्लोज है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, क्लोज एंडेड हो गई है, ठीक है। देन इंक्लूसिव सीरीज कुछ ऐसी दिखती है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, जहां पर जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, दोनों ही क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, जिसमें पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, बराबर है, एक्सक्लूसिव। तो 0 to 10 अगेन 10 to 20, यही क्लोज वाली आपकी एक्सक्लूसिव हो जाएगी। तो इसमें 0 to 10 तो लिखा है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है, भले 0 to 10 लिखा है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब क्वेश्चन ने पूछा है, जब आपकी सीरीज में क्लासेस में लोअर लिमिट और अपर लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, पता ही नहीं है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, तो वो कौन सी सीरीज है आपकी, ओपन एंड क्लास सीरीज, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर क्लास में ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ना, जब हम क्लास इंटरवल बनाते हैं, बहुत क्वेश्चंस किए आप सभी ने इसके सॉल्व, मुझे पता है। इसको मैं एक बार बना देती हूँ। सपोज कीजिए मार्क्स है कि 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 5 बच्चों के, 10 से 20 8 बच्चों के, 20 to 30 12 बच्चों के, 30 to 40 18 बच्चों के। तो ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज अकर हुई है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। ओके नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेटा। जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो उसमें बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं, पाई चार्ट बनता है, पिक्टोग्राम है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। बार ग्राफ बहुत ही कॉमन है, इसकी मैंने इमेजेस ऐड करी है, देखो ये हिस्टोग्राम होता है जो बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल बॉक्सेस चिपके चिपके होते हैं, इन्हीं को सेपरेट कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, बार ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। इन्हें अगर हम
सर्कल फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में दिखाएंगे या परसेंटेज फॉर्म में दिखाएंगे, 100% या 360 डिग्री दिखाएंगे तो पाई चार्ट बन जाएगा। पिक्टोग्राम जब हम इनकी इमेज को इस्तेमाल करेंगे, देखो अगर मुझे दिखाना है कि यहाँ पर ज्यादा पेशेंट्स है तो मैंने इसको बड़ा बनाया थोड़ा, फिर यहाँ पर छोटा छोटा छोटा, है ना। ये स्पेगेटी प्लॉट होता है, कुछ ऐसे मिक्सचर होता है। ये बॉक्स विस्कर प्लॉट होता है। खैर ये तो आपको ज्यादा पढ़ने नहीं है, बट आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, पाई चार्ट्स क्या है, पिक्टोग्राफ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक टैली भी आता है इसके अंदर, है ना, टैली, जो इसमें ऐसे करते थे 1 2 3 4 5, है ना, वो वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। तो मीडियम फाइंड करते हैं ना, मीडियन वो हम ओजाई ग्राफ से फाइंड करते हैं, जो ऐसे बनता है लेस देन मोर देन इससे, और जहां पर ये कट करेगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम देखेंगे, ये हो जाता है हमारा मीडियन। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आते हैं आपके मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल में हम पढ़ते हैं मीडियन एंड मोड को, लेकिन मैथमेटिक में हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल मिला के 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब क्लासेस में तो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है हर किसी का, आपको डिटेल में मैंने इसके फीचर्स भी कराए हुए हैं, जो जो इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं एग्जाम में, वो भी मैंने आप सभी को यहाँ पे करवाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन इज। देखो स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है आपका, यहां पर देखिए पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस। देखो स्टैंडर्ड एरर होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, कि आपने जो टारगेट सेट किया था उससे कितना एरर आपको हुआ है ना। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, अब इसमें आता है आपका वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, तो उसका वो कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। तो वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन नहीं, वेरिएंस ऑफ द सैंपल नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। अब ये सब चीजें आप क्लास में डिटेल में सीखेंगे, क्लास में मैंने डिटेल में सभी टॉपिक्स को कराया हुआ है। तो देखिए पॉपुलेशन वेरिएंस इस तरह से निकलता है, x माइनस एक्स बार, ये आपका जो है ये है आपका पॉपुलेशन का मीन, और यहाँ पर ये है आपका सैंपल का मीन। बिग एन को आप दिखाएंगे पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन दिखेगा आपका सैंपल साइज। ठीक है, तो वेरिएंस निकलता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से। अभी एक्स स्क्वायर सैंपल के केस में है, लेकिन म्यू हम इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कोरिलेशन, कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, यूनिवेरिएट है, बाइवेरिएट है, मल्टीवेरिएट है, या बाइवेरिएट मल्टीवेरिएट दोनों है। यूनिवेरिएट मतलब सिंगल, बाइवेरिएट मतलब 2, मल्टीवेरिएट मतलब मोर देन 2। अच्छा, कोरिलेशन मतलब क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल 2 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो यूनिवेरिएट तो नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा, तो बाइवेरिएट होगा और मल्टीवेरिएट होगा, मतलब 2 और 2 से ज्यादा होगा, है ना। तो दोनों ही चीजें हो सकती है। जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। देखो जब हम मीन पढ़ते हैं ना, अर्थमेटिक मीन, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि सम ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, सम ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन अदर देन वेरिएबल्स, तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा।
इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं या फिर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को देखेंगे तो बराबर आएगी। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। दोनों से इफेक्ट होता है। ऑरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो जो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन होता है, अगर मीन डेविएशन निकालते हैं हम मीडियन से तो उसको ध्यान रखना ये हमेशा कम वैल्यू देगा। आप मीडियन के अलावा कोई और वैल्यू से निकाल वो वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन मीडियन से निकालेंगे वो हमेशा वैल्यू कम आएगी। तो इक्वल तो नहीं होगी, मैक्सिमम भी नहीं होगी, ग्रेटर देन तो कहीं से भी नहीं होगी। तीनों की तीनों चीज ज्यादा की बात कर रहा है, हमेशा वो लेस देन होगी मेजर्ड वैल्यू से। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू से हमेशा लेस देन होगी, है ना। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन अ मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर कनेक्टेड। देखो एक ना एम्पेरिकल रिलेशन होता है आपके मीन मीडियन मोड में। क्या होता है ये, तो जिस तरीके का, इसका मतलब है आपका मोड, इसका मतलब है आपका मीडियन, और इसका मतलब है आपका मीन। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक एम्पेरिकल रिलेशन है बिटवीन मीन मीडियन मोड। तीनों के बीच का एक एम्पेरिकल रिलेशन है, दो इन तीनों को कनेक्ट करता है। क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, नेक्स्ट, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स। ठीक है, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज एक्स इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय के। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा? न्यू मीन क्या होगा? अब देखो यहां पर आती है इसकी प्रॉपर्टी चेंज इन ऑरिजिन, चेंज इन स्केल, कि जो आपका मीन होता है वो डिपेंडेंट होता है चेंज इन ऑरिजिन, चेंज इन स्केल में। ऑरिजिन पे भी डिपेंड करता है और स्केल पर भी डिपेंड करता है। देखो ऑरिजिन पे डिपेंड करने का मतलब है कि आपका डेटा, अगर आप हर एक डेटा को, हर एक ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो जो न्यू वैल्यू है उसमें भी प्लस और माइनस का सेम चेंज आएगा। अगर आप चेंज इन स्केल मतलब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में तो उससे भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऐसे ही अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को एक्स से, हर एक मतलब जो मीन आया है ऑब्जर्वेशन का वो एक्स आया है, हर एक ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यू मीन जो आएगा वो भी आएगा आपका के मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे डिवाइड लिखा होता तो डिवाइड भी होता नए ऑब्जर्वेशन में, प्लस लिखा होता तो वो भी आता, मल्टीप्लाई लिखा होता तो वो भी आता। ठीक है, इसीलिए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सैंपल। सबसे ज्यादा जो अकर होती है जिसे हम कहते हैं मोस्ट फैशनेबल वैल्यू। ठीक है, मोस्ट फैशनेबल वैल्यू, तो ये क्या होती है भाई आपकी? ये होती है मोड। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। मीन डेविएशन क्या आता है? कि जो डिफरेंस आता है फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप सभी को पता है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डैश इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा। ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा अगर 3, 4, 5, 6 दे रखा है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मीन निकालती हूँ तो क्या आएगा? 4, 5, 6, 7 प्लस 5, 12 प्लस 6, 18। 18/4 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कितना आ जाएगा? अराउंड 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4 4 16। अब अगर मैं मीडियन निकालूंगी तो मीडियन क्या होती है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें? 4 और 5 के बीच में आएगी 4.5। मोड निकालूं तो मोड निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे मोड तो कुछ है नहीं, चलो मोड बना देते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5। तो मोड कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो
मीन निकालने के लिए मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ी, मीडियन निकालने के लिए मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, मोड निकालने के लिए मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें हर एक ऑब्जर्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं? दैट इज योर, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ द वैल्यू इन डेटा सेट इज नेगेटिव देन इट इज इम्पॉसिबल टू कम्यूट। क्या कम्यूट करना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर कोई भी डेटा सेट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है? तो देखो, ये प्रॉपर्टी हमने ज्योमेट्रिक मीन के अंदर पढ़ी थी कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से कोई भी नेगेटिव आ जाता है तो उसे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे ही मैंने आपको अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आपका मोड हो गया, मीडियन हो गया, इन सभी की जो है फीचर्स, इन सभी की प्रॉपर्टीज मैंने आप सभी को क्लासेस में करवाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ जर्नी विच इज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मुझे एवरेज स्पीड किसी भी जर्नी की चेक करनी है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? तो देखो, ये चार्ट देखो। सबसे पहले देखो, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, है ना? कहाँ पे यूज होता है? जहां पर आपको नॉर्मली आइटम्स का एवरेज करना हो। मीडियन जो क्या है? मिडिल वैल्यू, मिडिल ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। हाउसेस में, इनकम्स में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मोड जो मोस्ट पॉपुलर वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जहां पे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू जो रिपीट हो रही होगी वो जीत जाएगा। ये तो सिंपल है आपके मोड के केस में। ज्योमेट्रिक मीन एक एवरेज फैक्टर है जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ, एरिया और वॉल्यूम में इस्तेमाल होता है। हार्मोनिक मीन एक एवरेज रेट होता है जिसमें आप रेसिप्रोकल करते हैं। किसका? ऑब्जर्वेशंस की भी रेसिप्रोकल का, है ना? तो ये स्पीड, प्रोडक्शन और कॉस्ट में यूज होता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा कि अगर आपको एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी की बात करनी है तो ये इसमें सबसे अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? दैट इज हार्मोनिक मीन। ये देखो, स्पीड की बात कहाँ हो रही है आपके? हार्मोनिक मीन में हो रही है ना? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डेरिवेशंस फ्रॉम मीन आर स्क्वायर्ड, डेविएशन फ्रॉम मीन आर स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द रिजल्टेंट इज, क्या कहते हैं इसको? भाई इसे कहते हैं आप अपना वेरिएंस। ठीक है, ये होता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एक अलग चीज हो गई। ठीक है, वेरिएंस होता है कि आपका कितना डिफरेंस आया है। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, जिसमें आप रेंज पढ़ते हैं, डेविएशंस पढ़ते हैं, क्वार्टर डेविएशन, बहुत सारे डेविएशंस पढ़ते हैं, है ना? तो डिस्पर्जन के अंदर आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन अ सीरीज डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज। देखो, जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं, पहले तो डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस। अब स्कैटर्डनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेजर है, एक है एब्सोल्यूट मेजर, एक है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जो एब्सोल्यूट ओरिजिनल टर्म्स में होता है, रिलेटिव मेजर्स जो रिलेशन में होता है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट में आप लोग पढ़ते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। और जब आप इन्हीं सबका कोएफिशिएंट पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, तो ये आते हैं आपके रिलेटिव मेजर में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पे आपसे ओरिजिनल पूछा था ना, तो ओरिजिनल क्या आएगा आपका? एब्सोल्यूट मेजर। अगर रिलेटिव मेजर पूछता, मतलब अगर ये बोलता पर यूनिट या किसी दूसरे यूनिट के साथ रिलेशन है जो कि आपके रेशियो फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, बन जाता ऑप्शन नंबर सी। क्या बन जाता आपका आंसर?
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्ड एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। अगर आप डिस्पर्जन को मेजर करना चाहते हैं, मतलब आप स्कैटर्डनेस को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कैटर्डनेस के या डिस्पर्जन के, आइए पढ़ते हैं। टू नो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज का वेरिएशन, यानी कि कितनी भिन्नता है, कितनी वो वैल्यू आपस में डिफरेंट है। डिस्पैरिटी को चेक करना, कंपेयर करना, कि मतलब जो डिसिमिलैरिटीज है उन्हें कंपेयर करना। टू नो द रेंज वैल्यूज, मतलब कहां से कहां तक वैल्यू रेंज कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना। ऑल ऑफ द अबव आपका डिस्पर्जन का क्या है ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्डनेस को चेक करते हैं। स्कैटर्ड मतलब जो डेटा है ना वो कितना फैला हुआ है, बिखरा हुआ है ना, तो उसको चेक किया जाता है। हेंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड ऑफ डिस्पर्जन इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेंथी होता है, और इसमें आपके मेथड्स भी हैं, टाइम लगता है इसे कैलकुलेट करने में स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड ऑफ डिस्पर्जन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज, एंड वैल्यूज को ज्यादा से ज्यादा ये इंपॉर्टेंस देता है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे क्या डेविएशन निकल कर आ रहा है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सेप्ट। तो मैंने अभी आपको बताया आपके पास एब्सोल्यूट मेजर है और आपके पास रिलेटिव मेजर है। एब्सोल्यूट जो मतलब नॉर्मल दिखते हैं, रिलेटिव जिनके आगे टर्म लगा होता है को, है ना, देखो मैंने यहाँ पे कराया ना आपको। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, तो यहाँ पर जो टर्म लगा होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सा रिलेटिव मेजर नहीं है, ये पूछा है ना, कि सारे रिलेटिव मेजर्स हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर रिलेटिव मेजर नहीं है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एक रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक रिलेटिव मेजर है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एब्सोल्यूट मेजर है। क्या है आपका एब्सोल्यूट मेजर है। अगर इसके आगे मैं कोफिशिएंट वर्ड लगा दूंगी तो ये बन जाएगा आपका रिलेटिव मेजर, लेकिन वरना ये आपका क्या है, ये आपका एक एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, Which of the following statement is true if there is no dispersion in a data set? अगर किसी डेटा में कोई डिस्पर्जन नहीं है, मतलब कोई डेविएशन नहीं है, कोई स्कैटर्डनेस नहीं है, तो कौन सा डेटा ट्रू है। ऑल मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेजेस आर इक्वल। सारे मैथमेटिकल और पोजिशनल एवरेजेस इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कोई डिस्पर्जन ही नहीं है। सारे मैथमेटिकल एवरेजेस इक्वल होंगे लेकिन पोजिशनल एवरेजेस इक्वल नहीं होंगे। सारे के सारे सिर्फ मैथमेटिकल एवरेजेस इक्वल होंगे। तो देखो आपका इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कोई स्कैटर्डनेस नहीं है। मतलब जितना आप मीन निकाल रहे हैं उतना ही आपका मीडियन आ रहा है, जितना आपने मीडियन निकाला उतना ही आपका मोड आ रहा है। तो इसका मतलब आपका मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो मीन के टाइप्स हैं, ये सारे के सारे क्या है आपस में इक्वल, क्योंकि इनमें कोई डिस्पर्जन नहीं है, कोई स्कैटर्डनेस नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। कोरिलेशन एनालिसिस का वही है। कोरिलेशन का मतलब क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस यहाँ पे बाइवेरिएट डेटा को भी लेता है और मल्टीवेरिएट डेटा को भी लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर्स हैं इन सभी के, लास्ट स्लाइड पे आपने चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है और पार्ट 2 भी हम इसका जल्दी ही सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अगेन नेक्स्ट 25 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अफेयर्स विद बिजनेस, जहां पर आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट और मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक कॉमर्स या इकोनॉमिक्स दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी आपको हमारे ऐप पर कराई जाती है। हमारे ऐप पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, एमसीक्यू सेट्स होंगे और ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा फायदा देंगे। तो देर मत कीजिए, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है, आप सभी को पसंद आया है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। So I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye, students. Take care of yourselves. Bye bye.